हे हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ हम देख रहे हैं और सीटेट सोशल साइंस का सॉल्यूशन इसमें हम कर रहे हैं। इसके अलावा जो आपके ये लेटेस्ट पेपर हुए थे, इन सभी का सॉल्यूशन आपको मिलेगा इस सीरीज़ में। तो सभी क्लासेस को ज़रूर देखें जिससे कि कोई क्वेश्चन ना छूटे और अच्छे से आपकी तैयारी हो जाए विद एक्सप्लेनेशन, क्योंकि विद एक्सप्लेनेशन हम सॉल्यूशन देखेंगे तो जिस टॉपिक में आपको डाउट होगा वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हियर इज समथिंग अबाउट मी। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी इन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी, टेलीग्राम चैनल, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर जो आज हम करने वाले हैं वो है दिसंबर 2021 का। तो 2021 में जो एग्ज़ाम्स आपके हुए हैं लगभग 1 मंथ हुए हैं, तो 20 तारीख का हम पेपर कर रहे हैं ये। और इसमें 20 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 20 बचे हैं, 2 वीडियोस में वो कवर हो जाएंगे। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन आज की क्लास का। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है 700 साल पहले निम्नलिखित में से किस यात्री ने केरल की विविधता और मुस्लिम समुदाय के जीवन के बारे में लिखा था? 700 years ago, which of the following travelers had written about Kerala's diversity and the lives of Muslim community? तो ये चैप्टर 1 से लिया गया है, पॉलिटी क्लास 6 चैप्टर 1। तो आप उस चैप्टर को पढ़ लें, उसमें बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि ज़रूरी हैं आपको जानने आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। इसका सही उत्तर देख लेते हैं। सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन नंबर 2, इब्न बतूता। तो इब्न बतूता ने कुछ चीज़ें लिखी थी केरल के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में। तो देख लेते हैं थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में। तो देखो, बात करें केरल की, तो केरल में बहुत सारे व्यापारी आए थे, अलग अलग धर्मों के लोग आए थे। तो सबसे पहले कौन आए थे? सबसे पहले आए थे यहाँ पर अरबी और यहूदी व्यापारी। लगभग 2000 साल पहले ईसाई धर्म लाने का श्रेय ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस को दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो संत थॉमस थे वो ईसाई धर्म लेकर आए थे केरल में, और ईसा मसीह के धर्मदूत माने जाते हैं। इब्न बतूता जो एक अरब यात्री है, वो करीब 700 साल पहले यहाँ आया था और उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। यात्रा वृत्तांत एक तरह से बुक होती है, तो बुक में उन्होंने अपनी ये वर्णन किया है मुस्लिम समुदाय के बारे में। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जैसे कि यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म। तो क्योंकि यहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग आए थे, तो इसी वजह से वहाँ पर इतने सारे धर्मों के लोग अब मिलते हैं। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिकांश आधुनिक भारतीय लिपियों का विकास निम्न से हुआ है। मोस्ट मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट्स हैव डेवलप्ड फ्रॉम। तो इसमें ये बताना है कि किससे भारतीय लिपियों का विकास हुआ है। ऑप्शंस 4 दिए हुए हैं, तो सही जो विकल्प हो जाएगा वो होगा फर्स्ट, ब्राह्मी जो लिपि है, इसी से भारत की बाकी लिपियों का विकास हुआ है। और इसमें इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि भारतीय लिपियों में समानता क्या पाई जाती है, क्यों ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मी लिपि से ये उत्पन्न हुई हैं। तो देखो, लगभग सभी लिपियां जो हैं भारत की वो ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं, और ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि सभी भारतीय लिपियों में लगभग समानता पाई जाती है। समानता किस किस चीज़ में पाई जाती है? जैसे कि सभी के वर्णों का नाम, क्रम, उच्चारण आदि लगभग समान ही लगता है। सभी ध्वन्यात्मक हैं और क वर्ग और च वर्ग आदि में बटे हैं, यानी वर्गों में बटे हैं जो इनकी लिपि है। सभी के लिखने में मात्रा का प्रयोग होता है। सब में संयुक्त अक्षरों का प्रयोग होता है। संयुक्त अक्षर होते हैं जैसे कि क्ष हो गया या फिर त्र हो गया, तो ये संयुक्त अक्षर कहे जाते हैं, 2 अक्षरों को मिलाकर के बने हैं। सबके वर्ण रूप में काफ़ी मिलते हैं और मात्राएं बहुत सीमा तक मिलती हैं। यानी जो वर्ण होते हैं जैसे कि क, ख, ग, इस तरह के जो वर्ण हैं ये आपस में मिलते हैं काफ़ी, जो लिपियां हैं भारतीय, और मात्राएं भी मिलती हैं। सब में स्वर व्यंजन मात्रा का कंसेप्ट मिलेगा आपको, और सब में वर्णों की संख्या लगभग समान मिलेगी। जैसे कि हिंदी में 52 है, वैसे ही लगभग समान मिलेगी। और सभी लिपियां बाएं से दाएं लिखी जाती हैं, जैसे कि हम जानते ही हैं कि जो देवनागरी है कुछ इस तरह से लिखते हैं हम, बाएं से दाएं लिखते हैं। तो लगभग ऐसे ही सभी लिपियाँ लिखी जाती हैं, और सभी लिपियों में अंकों का स्वरूप भी बहुत कुछ मिलता है। तो ये सभी समानताएं पाई जाती हैं। इसी आधार पर ही माना जाता है कि जो बाकी लिपियों का जो जन्म हुआ है वो ब्राह्मी से ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट दी हुई हैं और आपको बताना है कि कौन सी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2।
बोथ ए एंड बी आर ट्रू। तो शुतुरमुर्ग पुरापाषाण काल के दौरान भारत में पाए गए थे, ऐसा माना जाता है। ऑस्ट्रिचेस वर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक पीरियड। और दूसरी स्टेटमेंट है, महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके उत्कीर्णन के साथ पाए जाते हैं, पाए गए हैं। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑस्ट्रिच एग शेल्स, जो एग के ऊपर का छिलका होता है ना उसको बोलते हैं एग शेल, विद एनग्रेविंग्स हैव बीन फाउंड इन महाराष्ट्र। तो अंडे के छिलके के उत्कीर्णन वहाँ पर मिले हैं महाराष्ट्र में। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी इसमें सही हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देश को उनके उपनिवेश से मिलाओ, मैच द कंट्री टू दियर कॉलोनीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ए को हम सेकेंड से मिला देंगे, यानी कि फ्रांस का जो उपनिवेश है वो है सेंट डोमिनिक। बी को हम मिला देंगे किससे, फोर्थ से, पुर्तगाल ब्राज़ील से संबंधित है। सी को पहले से मिलाएंगे इंग्लैंड जमैका। और डी को हम तीसरे से मिला देंगे स्पेन वेनेजुएला। तो ये इनके औपनिवेशिक राज्य हैं, हम ये कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्राज्यवादी ऐतिहासिक पेंटिंग, इंपीरियल हिस्टोरिकल पेंटिंग्स। देखो आपको जो हिस्ट्री का जो सेक्शन है ना वो थोड़ा टफ लग सकता है, तो हिस्ट्री की क्लासेस जल्दी ही मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आप जो हिस्ट्री का कंटेंट होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। जैसे कि मैं पॉलिटी का करा रही हूँ, तो पॉलिटी की कुछ क्लासेस रह गई हैं, 3-4 क्लासेस पॉलिटी की रह गई हैं। जैसे ही पॉलिटी फिनिश होगा उसके बाद हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो हिस्ट्री अगर स्टार्टिंग से आप करेंगे क्लास 6 से लेकर के 8 तक, तो बेसिक आपका क्लियर होगा, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को ईजिली कर पाएंगे। अदरवाइज आपको ये टफ लगेगी, क्योंकि हिस्ट्री का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा भी है, तो आपको हिस्ट्री अच्छे से पढ़ लेनी है। तो हिस्ट्री की क्लासेस जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं हम। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा ये, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट्स हमसे पूछी गई हैं कौन सी करेक्ट है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ए, बी और सी करेक्ट हैं, और जो ये डी है स्टेटमेंट ये रॉन्ग है। साम्राज्यवादी फतेह की लोक स्मृतियाँ गढ़ती हैं, अंग्रेजों को अजय और सभी शक्तिशाली के रूप में चित्रित किया, और यूरोप में व्यापक रूप से लोकप्रिय हुई। एक्चुअली ये टॉपिक मुझे मिल नहीं पाया कौन से चैप्टर में है, तो जब हम चैप्टर्स को पढ़ेंगे उसके बाद ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस हिस्ट्री का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईन अकबरी के बारे में कथन पढ़ें। कुछ कथन दिए हुए हैं आईन अकबरी के बारे में, तो इनके बारे में बताएं कौन सा कथन सही होगा। करेक्ट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा, सी और डी करेक्ट हैं। सी और डी जो स्टेटमेंट्स हैं, यह लोगों की परंपराओं और संस्कृति के बारे में विवरण देती है। इट रिकॉर्ड्स अबाउट द ट्रेडिशंस एंड कल्चर ऑफ द पीपल। यह कई चीज़ों के बारे में सांख्यिकीय आंकड़े प्रदान करता है। इट प्रोवाइड स्टैटिस्टिकल डेटा अबाउट मैनी थिंग्स। तो ऑप्शन 3 सी और डी जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाएंगे। आईन अकबरी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, अकबरनामा भी है इसमें। तो अगर बात की जाए अकबरनामा की, तो अकबर ने अबुल फजल को शासन का इतिहास लिखने का आदेश दिया। तो शासन का इतिहास जो उसने लिखा, अकबर के शासनकाल के इतिहास के 3 खंड लिखे गए। तो ये सभी खंड उस समय के विभिन्न विषय वस्तु से संबंधित हैं। तो ये सभी हम कह सकते हैं जो 3 खंड थे ना, ये अकबरनामा 3 खंडों में विभक्त था, 3 खंडों में बटा हुआ था अकबरनामा। तो अकबरनामा का पहला खंड क्या था, इसमें था अकबर के पूर्वजों का बयान, और ये कहा जाता है कि चाइल्डहुड के बारे में भी इसमें था अकबर के। और अकबरनामा का दूसरा खंड जो था, इसमें अकबर के शासनकाल की घटनाओं को दर्ज किया गया था, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पानीपत की लड़ाई हुई थी जैसे, तो जो मतलब मुख्य घटनाएं थी उनको इसमें दर्ज किया गया था। और अकबरनामा का जो तीसरा खंड है उसको हम कह सकते हैं एक तरह से आईन अकबरी नाम से जाना जाता है। तो आईन अकबरी के बारे में देख लेते हैं। आईन अकबरी के बारे में अगर हम देखें तो इसमें कुछ चीज़ें मिलती हैं हमें, किस किस बारे में है, जैसे कि ये अकबर के प्रशासन, गृहस्थी, सेना, राजस्व और उसके साम्राज्य के भूगोल जो था, ज्योग्राफी जो थी, उससे संबंधित है। इट डील्स विद अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, हाउस होल्ड, आर्मी, द रेवेन्यूज एंड द ज्योग्राफी ऑफ हिज एम्पायर। यह समकालीन भारत में रहने वाले लोगों की परंपराओं और संस्कृति के बारे में समृद्ध विवरण भी प्रदान करती है। तो ये आप स्टेटमेंट ये वाले देख सकते हैं जो हमारा क्वेश्चन में था। तो ये रहा सी वाला जो हमारा ये कथन दिया हुआ है, ये बिल्कुल इससे मैच कर रहा है। इसके अलावा और क्या था इसमें, और क्या मिलता है, यह फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व जैसी विविध चीज़ों के बारे में सांख्यिकीय विवरण भी प्रदान करता है। यानी जो भी मतलब उससे रिलेटेड थी स्टैटिस्टिकल जो डिटेल्स होती हैं, मजदूरी, राजस्व, पैदावार कितनी हुई, फसल का क्या ब्यौरा रहा, जो डिटेल्स इनके सभी चीज़ों के बारे में वो भी इसमें मिलती है आईन अकबरी में।
तो ये जो है हमारा इसमें ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है। तो डी स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, ये भी हमें मिल गया है उसी में। तो ये जो पार्ट मैंने उठाया है कंटेंट का, ये मैंने एनसीईआरटी से लिया है, और एनसीईआरटी से एज इट इज़ ही लाइनें आपकी पूछी जाती हैं। बस अंतर क्या होता है कि वो स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट में पूछ लेते हैं अब, तो इसलिए आपको डिफिकल्ट लगता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक साथ ही 4 क्वेश्चन कर लेते हैं। अब 4 स्टेटमेंट दे दी तो मतलब 4 क्वेश्चन का आंसर आपसे ले लिया, तो इसीलिए आपको ये टफ लगता है, क्योंकि ये कम क्वेश्चंस में ज़्यादा जानकारी आपसे चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले लघु चित्र किस पर किए गए थे? द अर्लीस्ट मिनिएचर पेंटिंग्स वर डन ऑन। तो इसमें हमें बताना है, ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं कौन कौन से सही होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखो ये थोड़ा सा डाउटफुल है क्वेश्चन, इसका जो आंसर है। डाउटफुल क्यों है? देखो हमसे पूछा गया अर्लीस्ट मिनिएचर पेंटिंग्स, यानी कि जो पहले सबसे पहले जो लघु चित्र होते थे, मिनिएचर होते थे, वो किस पर किए गए थे। अब देखो पहले की बात करें तो पहले तो ये चीज़ें अवेलेबल होती थी, ताड़, पाम लीफ, या फिर बात करें लकड़ी, ये अवेलेबल होती थी। पेपर की प्रिंटिंग तो पहले स्टार्ट ही नहीं हुई थी, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है, लेकिन इसमें इंक्लूड किया गया है। ये ऑफिशियल आंसर है बल्कि सीटेट का, तो इसमें सी को भी इंक्लूड किया गया है। अब सी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें सी अवेलेबल ना हो, तो ये थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लग रहा है क्वेश्चन। मेरे हिसाब से तो बी और डी होना चाहिए, क्योंकि पेपर की प्रिंटिंग तो आपको पता ही है बाद में स्टार्ट हुई थी, और पहले जब ये मिनिएचर पेंटिंग्स हुई थी तो जब तो पेपर अवेलेबल भी नहीं होगा। और अगर बात करें बुक में, तो बुक में भी यही दिया हुआ है, पेपर कहीं पेपर का जिक्र आज के जो आधुनिक है ना उसमें है पेपर का जिक्र। जैसे कि यहाँ पर देखो, लघु चित्रकला का विकास छोटे आकार की पेंटिंग जो आमतौर पर कपड़े या कागज पर वाटर कलर में की जाती हैं से मतलब आजकल जो पेंटिंग्स की जाती हैं वो कपड़े या फिर कागज पर की जाती है। लेकिन यहाँ पर देखो अर्लीस्ट मिनिएचर की जो बात हो रही है, यहाँ पर गौर करो जरा, सेकेंड लाइन में प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों या लकड़ी की तख्तियों पर किए जाते थे, यहाँ कोई पेपर का जिक्र नहीं है। तो इसके हिसाब से हमारा जो आंसर होना चाहिए बी और डी स्टेटमेंट होना चाहिए, लेकिन ऑफिशियल आंसर की में सी भी इंक्लूड किया गया है। अब ये पता नहीं किस आधार पर वो कहते हैं। तो लघु चित्र के बारे में और अगर बात करें तो अक्सर ये उपहार के रूप में आदान प्रदान किया जाता था, और केवल कुछ विशेष सम्राट और उनके करीबी सहयोगियों द्वारा ही देखा जाता था। जो गिफ्ट के तौर पर ये मिनिएचर पेंटिंग्स मिलती थी वो कुछ करीब के लोग ही उनको देख सकते थे, तो ये खास बात थी, इसकी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधारकों को आंदोलनों से सुमेलित कीजिए। तो ये कुछ लोग हैं जिनसे ये आंदोलन संबंधित हैं, इनको अगर मिलाएं तो आंसर देख लेते हैं हम। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ए को हम मिला देंगे किससे? सतनामी से, यानी घासीदास सतनामी आंदोलन से संबंधित है। और पेरियार जो है ये आत्मसम्मान आंदोलन से संबंधित है, और डेरोजियो यंग बंगाल आंदोलन से संबंधित है। और लास्ट बचता है डी, ये हमारे अम्बेडकर मंदिर प्रवेश आंदोलन से संबंधित है। ये हमने देखो पॉलिटी में भी पढ़ा था, वैसे ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है आंदोलन का, मूवमेंट का जो है। हिस्ट्री में हमने क्या देखा था, जो अम्बेडकर थे उन्होंने दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाने के लिए क्या किया था? आंदोलन किया था, क्योंकि मंदिर में प्रवेश दलितों को नहीं मिलता था। तो इससे भी आप इसको कर सकते हैं। तो इसमें अगर आपको ये डी वाला पता होता तो इसमें आप ये वाले 2nd और 4th में आपको फिर सेलेक्ट करना होता, इनको आप एलिमिनेट कर सकते थे। तो ऐसे भी अगर आपको एक ऑप्शन आता है उसके आधार पर भी एलिमिनेशन के थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता के उल्लेख किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ इक्वालिटी इज मेंशन इन द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो इसके लिए आपको ज़रूरी होनी चाहिए कि प्रस्तावना आपको कई बार पढ़ लेनी है, जैसे कि आपको उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनका आपको ध्यान रहे, क्योंकि प्रीएम्बल के बारे में अक्सर क्वेश्चन कर लिया जाता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रतिष्ठा की समानता, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस। अब देखो इसको आप अगर प्रीएम्बल को देखेंगे, ये प्रस्तावना है आपकी, एग्जैक्ट मैंने लिख ली है यहाँ पर। तो इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पर प्रतिष्ठा और अवसर की समता, इसी की बात की गई है। तो इसमें हमसे पूछा है कि कौन सी समानता की, समता मतलब समानता ही होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में हमें क्या दिया गया था? प्रतिष्ठा दिया गया था, बाकी तो थे नहीं। देखो इसमें प्रीएम्बल में बाकी नहीं है, रोजगार, धन और आय की बात नहीं की गई है प्रीएम्बल में। और अगर यहाँ पर अवसर भी होता तो वो भी हमारा सही होता। तो प्रतिष्ठा जो कि प्रीएम्बल में है, ये ऑप्शन इसलिए हमारा सही हो जाएगा। बाकी जो वर्ड्स हैं इसमें, जैसे कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये सभी वर्ड्स को एक बार कुछ मतलब 2-3 बार इनको पढ़ लेंगे तो आपको ध्यान रहेगा, क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीएम्बल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में नगर निगम के बारे में सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया। बात करेंगे हम नगर निगम की। नगर निगम ये आपका पॉलिटी से लिया गया है, तो क्लास 6 की पॉलिटी में ये आपको मिल जाएगा चैप्टर।
तो लास्ट के कुछ चैप्टर्स हैं, हाँ प्रशासन, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन जो चैप्टर है उसमें आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। वार्ड पार्षद निर्वाचित सदस्य हैं। वार्ड काउंसलर इज एन इलेक्टेड मेंबर। तो जब हमने चैप्टर किया था ये अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया है, तो एक बार फिर भी थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। वार्ड काउंसलर यानी निगम पार्षद जो होते हैं ये निर्वाचित होते हैं। तो देखो जो आपकी सिटी है, सिटी अलग अलग वार्डों में बटी होती है। मान लो सिटी है तो इसमें अलग अलग वार्ड, इस अलग अलग भागों में हमने इसे बांट दिया, छोटे छोटे इसके भाग कर दिए, इनको हम कहेंगे क्या, वार्ड। ये जो हर एक हिस्सा है हमारा इसको हम वार्ड कहेंगे। अब जो एक वार्ड है इसके लिए एक मेंबर चुना जाता है जिसको कि हम क्या कहते हैं, वार्ड काउंसलर कहते हैं। तो वार्ड काउंसलर जो होते हैं ये इलेक्ट होते हैं, यानी आप वोटिंग करते हैं उसके थ्रू ये चुने जाते हैं। तो ये जो शहरों में निर्णय लेने का काम होता है ये पार्षद ही निर्णय लेते हैं। इसके अलावा देखो कुछ ऐसा भी स्टाफ होता है जो कि हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है और कमिश्नर होता है। तो ये जो लोग होते हैं ये निर्वाचित नहीं बल्कि अपॉइंट होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो इन दोनों में अंतर आपको ध्यान रखना है। जो हमारा क्वेश्चन है इन दोनों से ही रिलेटेड पूछा गया है। तो देखो ध्यान रखेंगे, अपॉइंटमेंट और इलेक्टेड में डिफरेंस पता होना चाहिए। अपॉइंटमेंट मतलब जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, इलेक्टेड मतलब जो जनता चुनती है। कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ अपॉइंटेड है, जबकि काउंसलर जो है, निगम पार्षद जो है वो निर्वाचित होता है, इलेक्ट होता है। अब अगर क्वेश्चन में देखें तो आप इजीली इसको समझ पाएंगे। तो यहाँ पर देखो वार्ड पार्षद वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है हमारा। इसमें देखो ये जो पहला स्टेटमेंट था, वार्ड आयुक्त एक निर्वाचित पद है। कमिश्नर की यहाँ पर बात हो रही है, जबकि कमिश्नर जो है अपॉइंटेड होता है तो इलेक्टेड नहीं होता है, इसलिए हमारा ये एलिमिनेट हो जाएगा। वार्ड काउंसलर इलेक्ट द वार्ड कमिश्नर, और जो कमिश्नर है उसको वार्ड काउंसलर नियुक्त नहीं करते क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से होता है, ना कि वार्ड काउंसलर की तरफ से। तो और इलेक्ट भी नहीं होता बल्कि अपॉइंट होता है कमिश्नर। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इलेक्ट द वार्ड कमिश्नर। तो वार्ड कमिश्नर जो होता है कमिश्नर के बारे में ही है यहाँ पर भी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ नहीं करता इसको, और ये बेसिकली अपॉइंट होता है वो भी गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऐसे एलिमिनेशन के थ्रू आप करेक्ट आंसर तक पहुँच सकते थे। सेकेंड आंसर हमारा, सेकेंड जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक भी कर दें साथ ही साथ। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। और पसंद आया तो लाइक करें, शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।